नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल IQ स्टडी जियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जियोग्राफी MCQ का लूसेंट 5 पार्ट आ चुका है। आज हम लोग छठा भाग देखेंगे, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 23, विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? तो बेरिंग जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो डेविस जल संधि। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जल संधि। हार्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ईरान एवं UAE, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान को। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? बॉस जल डमरू मध्य। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? तो अंडमान सागर तथा दक्षिणी चीन सागर। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो जिब्राल्टर जल संधि। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है? तो एलिफेंटा पास। जल डमरू मध्य कहलाता है तो दो सागरों को मिलाने वाली संकरी जलधारा। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर। डोवर जल संधि जोड़ती है किसको? तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। हार्मुज जल संधि निम्नलिखित में से किन दो खाड़ियों को आपस में जोड़ती है? तो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो स्पेन तथा मोरक्को। इंग्लिश चैनल स्थित है इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 20 सुमेलित करना है। इसका आंसर दोस्तों डी है। आइए देख लेते हैं। बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच। उसके बाद डोवर जल संधि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और उत्तरी अफ्रीका के बीच। और पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच। फिर क्वेश्चन नंबर 21 भी सुमेलित करना है। इसका आंसर बी है। आइए देखते हैं। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका तथा यूरोप के मध्य। मलक्का जल संधि इंडोनेशिया व मलेशिया के बीच। बेरिंग जल संधि एशिया व उत्तरी अमेरिका के मध्य। और हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी। पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? तो डोवर जल डमरू मध्य। कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जल डमरू मध्य। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाब अल मंडेब। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 24 महासागरीय जलधाराएं।
विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो अल नीनो जलधारा को। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो क्यूरोसियो धारा को। निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है? पेरू की धारा को। महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है? तो ये सभी हैं: वायुदाब एवं हवाएं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? तो ध्रुवों की ओर। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? तो सारगैसो सागर के। सारगैसो सागर। निम्न में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? तो इसमें से हम्बोल्ट धारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो पेरू के तट पर। चिली और पेरू के तट से दूर शीत जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? तो हम्बोल्ट धारा। उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं जाती? तो इसमें से दोस्तों पेरू धारा अटलांटिक महासागर में नहीं जाती, ये प्रशांत महासागर में बहती है। महासागर की जल धाराओं का एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं। निम्नलिखित में से कौन से 3 गर्म समुद्री जल धाराएँ हैं? तो गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील। स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते। इसका कारण क्या है? उत्तरी अंध महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? तो कैलिफोर्निया धारा, जबकि इरमिंजर, रेनेल और केनारी है। निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध अल नीनो से है? तो अल नीनो, एक मिनट दोस्तों, हम्बोल्ट धारा। किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है? तो मेडागास्कर। लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से आकर के मिलती हैं? तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? लेब्राडोर। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी जलधारा है? तो इसमें से बेंगुला। इसमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो बेंगुला। जबकि क्यूरासियो, गल्फ स्ट्रीम और ब्राज़ील धारा गर्म है और रेनेल धारा भी गर्म है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो ब्राज़ील धारा। जबकि पेरुवियन, बेंगुएला और केनारी ठंडी धारा हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, यानी कौन सी गर्म जलधारा है? तो अगुलहास। जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, फॉकलैंड धारा और कैलिफोर्निया ठंडी धारा है। प्रश्न संख्या 26 मिलान करना, इसका उत्तर है ए। आइए देखते हैं। क्यूरोसियो धारा प्रशांत महासागर में एक उष्ण धारा है। पेरू धारा प्रशांत महासागर में एक ठंडी धारा है। लेब्राडोर धारा अटलांटिक महासागर में ठंडी धारा है और फ्लोरिडा धारा अटलांटिक महासागर में उष्ण धारा है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो इसमें से जो अफ्रीका के पश्चिम तट पर बहती है बेंगुला जलधारा है। कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है?
तो इसमें से किनारी नहीं देती, जबकि बेंगुला पश्चिमी पवन प्रवाह ब्राज़ील देती है। निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री यानी ठंडी धारा है? तो हम्बोल्ट धारा। निम्न में किसका सुमेल नहीं है? तो आइए देखते हैं। इसमें से जो सुमेल नहीं है बी, हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर नहीं, जबकि दक्षिणी प्रशांत महासागर का भाग है। ब्राज़ील धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। गल्फ स्ट्रीम धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगुलहास धारा हिंद महासागर में। हिंद महासागर में सागर धाराओं के नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और हमें बताना है कौन कौन से वक्तव्य सही हैं। तो इसमें सभी सही हैं, आइए देख लेते हैं। महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती हैं। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती हैं। बेंगोला धारा है, तो बेंगोला धारा क्या है? तो यह एक ठंडी जल धारा है, महासागरीय धारा। रेनेल जल धारा किस प्रकार की जल धारा है? तो किसकी जल धारा है? किस महासागर की? तो अटलांटिक महासागर की। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय यानी गर्म धारा है? तो गल्फ धारा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो इसमें सुमेलित दोस्तों डी वाला है। क्यूरासियो जल धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? तो इसमें से 1, 3 और 4, हम्बोल्ट धारा, ओयासियो धारा और कनारी धारा। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरी धारा है? तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई, पेरू और बेंगोला ठंडी धारा है। क्वेश्चन नंबर 39 मिलान करना है, इसका आंसर है बी। आइए देखते हैं। हम्बोल्ट चिली पेरू के तट पर, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह यूके के नॉर्वे, उसके बाद बेंगोला नामीबिया अंगोला तट पर, और अगुलहास मोजाम्बिक मेडागास्कर के तट पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक कोश महासागरीय जल धारा है? तो इसमें से जो दोस्तों कोश महासागरीय जल धारा है क्यूरोशियो है। कोश यानी गर्म जल धारा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 25, महासागरीय लवणता। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है तो वान झील में। दोस्तों अब एक आ चुका है असल झील, उसमें सर्वाधिक लवणता। यदि उस ऑप्शन में असल झील दिखे तो आप लोग उसे मारिए। अगर असल झील नहीं है तब आप लोग वान झील को मारिए। आइए देख लेते हैं आगे। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, जिसे हम लोग आम भाषा में नमक कहते हैं। समुद्री जल में उपस्थित लवणों का उनकी मात्रा के आधार पर सही अवरोही क्रम है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि समुद्री जल में जो भी नमक पाए जाते हैं उनमें कौन सा नमक सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 1, 2, 4, 3। सबसे ज़्यादा जो लवण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, उसके बाद कैल्शियम सल्फेट। लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित सागरों का सही क्रम है। तो इसका जो सही क्रम है दोस्तों, लाल सागर, फिर आर्कटिक सागर, फिर काला सागर। महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो 20,
से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य। समुद्री जल की औसत लवणता है, तो इसकी औसत लवणता जो है दोस्तों 35% है। महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता 35 डिग्री अक्षांश के निकट पाई जाती है। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई में वृद्धि के साथ बढ़ता है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है, तो मृत सागर। इसमें से जो दोस्तों मृत सागर। खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है, तो वह कौन सा है इसमें, तो मृत सागर, क्योंकि इसमें सबसे अधिक लवण पाया जाता है। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है, तो वाष्पीकरण का उच्चतम दर। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण है, तो काला सागर में लवणता की कम होने का कारण जो है दोस्तों, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है, तो इसमें से अटलांटिक महासागर। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण क्या है, तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। मृत सागर में लवणता की मात्रा काफ़ी अधिक है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है दोस्तों 1, 2 और 3, जो आंसर है इसका 1, 2 और 3। जल निकासी का अभाव, स्वच्छ जल की पूर्ति, और उसके बाद स्वच्छ जल की कमी दोस्तों, पूर्ति नहीं, स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव, और तीव्र वाष्पीकरण, जबकि अधिक घनत्व तो नहीं है। सागरीय लवणता का स्रोत है, नदियाँ। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है 35 ppt। नेक्स्ट चैप्टर 26, प्रवाल भित्ति। प्रवाल क्या है, तो एक समुद्री जीव है। प्रवाल एक समुद्री जीव है। प्रवाल भित्ति है, तो प्रवाल भित्ति क्या है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति है। प्रवाल के निक्षेपण के लिए महत्व की दृष्टि से उपयुक्त दशा होता है, तो उथला सागर, अवसाद युक्त जल तथा सामान्य तापक्रम। कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त है, तो उष्णकटिबंधीय महासागर। कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है, तो इसके लिए उपयुक्त है 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए, तो 27% से 32%। प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य। जो प्रवाल भित्ति समुद्र तट से कुछ दूर हटकर बनी होती है वह क्या कहलाती है, तो अवरोधक प्रवाल भित्ति। जो किस प्रवाल भित्ति का आकार घोड़े के नाल या मुद्रिका के समान होता है, तो एटॉल। तटीय प्रवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच विकसित होने वाले लैगून को क्या कहा जाता है, तो बोट चैनल। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो डार्विन ने। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत किसने दिया है, तो डेली ने। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है, तो इसकी इसकी जो लंबाई है ये 1200 किलोमीटर और चौड़ाई 100 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, तो अवरोधक प्रवाल भित्ति।
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 27, महासागरीय नित्तल। समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो 71%। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? 60.7%। दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार प्रतिशत कितना है? 80.90%, 9%। महाद्वीपों से महासागरों की ओर जाने पर महासागरीय नित्तलों का कौन सा क्रम सही है? तो इसमें सही है दोस्तों, पहले महासागरीय मग्न तट, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर गहरे सागरीय मैदान, फिर महासागरीय गर्त। सागर की ओर तीव्र ढाल वाला भाग क्या कहलाता है? तो महासागरीय मग्न ढाल। महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है, तो महाद्वीपीय मग्न ढाल। घटते क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित का सही अवरोही क्रम क्या होगा? तो 1, 2, 4, 3, यानी सबसे पहले गहन सागरीय मैदान, फिर महाद्वीपीय मग्न ढाल, फिर महाद्वीपीय मग्न तट, फिर महासागरीय गर्त। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो 7.5%। महाद्वीपीय मग्न तट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से दोस्तों तीसरा कथन असत्य है। इसका सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में, यही गलत है, जबकि यह संरचना की दृष्टि से महाद्वीप का अंग है। इसकी औसत गहराई लगभग 200 मीटर है। इसकी औसत ढाल लगभग 1 डिग्री है। महाद्वीपीय मग्न तट का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो अटलांटिक महासागर में। अधिकांश मछलियाँ एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं कहाँ से? तो महाद्वीपीय मग्न तट से। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो आर्कटिक महासागर। भूमि का वह डूबा हुआ भाग जो महाद्वीप से जुड़ा होता है और 600 फीट से अधिक गहरा नहीं होता, उसे कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। तट के किनारे जिन क्षेत्रों में पर्वत पाए जाते हैं वहाँ महाद्वीपीय मग्न तट है। कैसा है? तो वहाँ पर जो हमारा महाद्वीपीय मग्न तट है वो संकरा रहता है, सकरा। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? तो 20%। महाद्वीपीय मग्न ढाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें दोस्तों हमारा कथन जो असत्य है वो लास्ट, मतलब कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। ये देख लेते हैं। इसे महाद्वीपों की अंतिम सीमा कहा जाता है। इसकी गहराई 200 मीटर से 2000 मीटर तथा औसत ढाल 2 डिग्री से 5 डिग्री होती है। और यह महाद्वीपीय मग्न तट तथा महासागरीय गंभीर मैदान के बीच स्थित होता है। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न ढाल का विस्तार पाया जाता है? तो 6.5%। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर गंभीर सागरीय मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो 76%। गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो प्रशांत महासागर। गंभीर सागरीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से हमारा दोस्तों सभी कथन सही है। आइए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 3/4 भाग आता है। इसकी गहराई 3000 से 6000 मीटर होती है। इसका सर्वाधिक विस्तार 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य पाया जाता है। महासागरीय गर्तों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? तो 57। महासागरीय गर्तों की सामान्यतः गहराई कितनी मीटर होती है? तो 5500। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है मेरियाना, जो कि प्रशांत महासागर में है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। महासागर में सबसे अधिक गहराई प्रशांत महासागर के मेरियाना गर्त की है, जो कि है तो 11,033 मीटर नीचे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो इसमें से दोस्तों प्रशांत महासागर में प्यूर्टो रिको नहीं है।
जबकि टोंगा, मिंडनाओ और मेरियाना ये सब प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा गर्त चैलेंजर गर्त स्थित है कहाँ पर है? तो चैलेंजर गर्त गुआम द्वीपमाला के निकट स्थित है। सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को किस नाम से जाना जाता है? तो गुयाट। अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य अटलांटिक कटक की लंबाई लगभग कितनी है? तो 14,000 किलोमीटर। समुद्री पहाड़ियों की नितल से न्यूनतम ऊंचाई कितनी होती है? 1,000 मीटर। सबसे अधिक नितल पहाड़ियाँ यानी एबिशल हिल्स किस महासागर में हैं? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में नितल पहाड़ियों की संख्या लगभग कितनी है? तो लगभग 10,000। विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है? तो 102। जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर। विश्व के सबसे लंबे जलमग्न कैनियन पाए जाते हैं बेरिंग सागर में। डॉल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है तो कहाँ? अटलांटिक महासागर में। सुंडा गर्त कहाँ पर स्थित है? तो सुंडा गर्त दोस्तों सुमात्रा के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि बोलने में कुछ मिस्टेक होता है तो आप लोग दोस्तों से माफ़ करिए।